तो आज के दिन को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए आज 25 नवंबर के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए ये दिवस के माध्यम से एक अभियान शुरू किया गया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, अब चुनावी नतीजों के बाद नई सरकारें बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार को अपना इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। दोबारा ये सरकार बनाएंगे। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, अब ये तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 28 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में ये चुने गए और झारखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले भी ये पहले नेता होंगे। इसके अलावा दोस्तों, झारखंड में चुनाव रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा सरकार की तरफ से। दिसंबर में मिलेगी एक और खुशखबरी। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत भी बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है, जिससे कि 41 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने का भी वादा किया है। इसके अलावा भी मासिक 1000 रूपए बढ़कर अब 2500 रूपए हर महीने बैंक खाते में आएंगे। दिसंबर से ही झारखंड राज्य में जो ये मैया सम्मान योजना चलाई जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें 18 से 50 साल तक की महिलाओं को जो हर महीने पहले 1500 रूपए दिए जाते थे, तो अब 1000 बढ़कर 2500 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसपा का कहना है कि हम देश भर में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती की तरफ से ऐलान किया गया। और इधर महाराष्ट्र में भी अब देखिए नई सरकार बनने की तैयारियां शुरू हुई। महायुति का नया मुख्यमंत्री बनेगा। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगाया जाएगा। फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत कुमार एक साथ दिल्ली जाएंगे। उसके बाद तय होगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में किसे सेलेक्ट किया जाएगा। आपको पता होगा महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाले महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि 230 सीटें जीती हैं। वोट मार्जिन भी लगभग आधा % बढ़ा, तो भाजपा ने भी 105 से 132 सीटें जीती। अच्छा, अगली खबर देखिए, दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलोन मस्क ने भी भारत में वोट काउंटिंग की तारीफ की और वो बोले कि वहाँ एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन लिए गए, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी तक भी गिनती जारी है। तो कुछ यूँ उन्होंने भारत के मतगणना सिस्टम की तारीफ की है। और चलिए दोस्तों, इलेक्शन अपडेट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो कल रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात का एक और कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पीएम ने फिर से डिजिटल अरेस्ट का भी जिक्र किया। बोले कि लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं है, ये लोगों को फंसाने की एक साजिश है। ये मन की बात का 116वां संस्करण था, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान से लेकर एनसीसी, कोरैया, स्वामी विवेकानंद और गुयाना यात्रा समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने बातें की। पीएम बोले कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान दुनिया के कई देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गुयाना में गया था तो वहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने भी उनकी सास और परिवार के साथ मिलकर इस अभियान में भाग लिया और पेड़ लगाए। वहीं पीएम ने कहा कि आने वाली स्वामी विवेकानंद जयंती को भी इस बार विशेष बनाएंगे। दिल्ली में लगेगा युवा विचारों का महाकुंभ। पीएम ने कहा कि नए साल 2025 में दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और इस बार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती बहुत ही विशेष तरीके से मनाई जाएगी। पीएम ने युवाओं के लिए भी एक और बड़ी घोषणा की मन की बात में। उन्होंने कहा कि अगले साल तक 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का लक्ष्य रखा है। यूथ पर फोकस किया पीएम ने अपने इस मन की बात के कार्यक्रम में। और पीएम बोले कि भारतीय मूल के लोग दुनिया में हर क्षेत्र में आगे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से भी एक खास अपील की, जिसमें उन्होंने युवाओं को एनसीसी कार्यक्रम में शामिल होने का भी आग्रह किया और इस मन की बात के जरिए एनसीसी दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी, है ना। तो कुछ ये रहे मन की बात कार्यक्रम के हाइलाइट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक में हिस्सा लेंगे। जून में पीएम मोदी ने भी इटली का दौरा किया था और अब आज से यानी 24 से 26 नवंबर तक विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 3 दिवसीय दौरे पर इटली के लिए रवाना होंगे। और वही खबर है दोस्तों, भारत ने $300 अरब का क्लाइमेट पैकेज खारिज किया। COP29 के सम्मेलन में भारत ने कहा कि इतने से विकासशील देशों की जरूरतें पूरी नहीं होगी, ये सिर्फ नजरों का धोखा है। बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन में भारत ने कई पहलों के जरिए अपनी नेतृत्व क्षमता भी दिखाई। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में पहली बार होगा संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी खुद इस सहकारिता वर्ष इसका शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। 25 नवंबर को दोपहर 3 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। और भारत में ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सहकारी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य पहलू क्या होंगे, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। इस आयोजन का विषय होगा सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण करना। चलिए दोस्तों, दिव्यांग जनों के लिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS जैसी संस्थाओं की आलोचना करने के बाद अब केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। दृष्टि और श्रवण बाधित यानी जो देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते हैं, या फिर जो चलने फिरने में अक्षम युवा है, दिव्यांग है, उन्हें अब कई श्रेणियों में आरक्षण का प्रावधान रखा है सरकार ने। केंद्र सरकार ने एक रूपता के लिए ये दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा कि बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे और कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को व्यापक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। अगले 3 सालों में इनकी व्यापक समीक्षा करना आवश्यक है। ये निर्देश भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये दिव्यांग जनों के लिए अच्छी बात है। वहीं आम आदमी के लिए भी एक और बड़ी
अच्छी खबर आ रही दोस्तों, तेजी से निपटेगी शिकायतें। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1000 कंपनियों के साथ एक साझेदारी की है। NCH यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से उपभोक्ताओं द्वारा यानी आम लोगों द्वारा जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो उनके समाधान में तेजी लाने के लिए अपने कन्वर्जेशंस प्रोग्राम के तहत 1000 से ज्यादा कंपनियों के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप की है, जिसमें कई कंपनियां हैं ई कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, निजी शिक्षा, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत कई सारी कंपनियां जो अब उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा तेजी से करेगी। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप सरकार के इस प्लान के बारे में। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट किसान भाई लोगों के लिए निकल कर आ रहा। अब सभी को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, बल्कि अब इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। और ये काम वो KYC वाला नहीं है, वो तो पहले ही करना था किसानों को। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 31 दिसंबर के बाद इस रजिस्ट्री पोर्टल में पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा, यानी कि नव वर्ष 2025 में। अब अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तब आपको इस फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या ये इस पोर्टल का लिंक है जो भी आप देख सकते हैं, या तो फार्मर रजिस्ट्री मोबाइल ऐप UP के जरिए या upfr.agristate.gov.in पोर्टल के माध्यम से किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, धीरे धीरे सभी राज्यों के लिए ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये देख सकते हैं आप, गिरीश चंद्र उपनिदेशक कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इनका कहना है कि इसमें पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है, या किसान भाई लोग जन सेवा केंद्रों पर भी सरलता से पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार परिबद्ध है। उड़ीसा पर्व के मौके पर PM मोदी ने संबोधित करते हुए ये बातें कही, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने पहले 100 दिनों के भीतर ही 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। वहीं देखिए, देश के विकास पर भी एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। देश में बनेगी 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी। सरकार ने जमीन भी दे दी है, और इसके लिए केंद्र सरकार से भी 28,000 करोड़ का फंड मंजूर हो चुका है। सरकार ने देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की है, और इन शहरों में उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलेगी, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की बिजनेस इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। और इतना ही नहीं, इन शहरों में निवेशकों के लिए जमीन भी पहले से ही तैयार रहेगी, जिससे कि उन्हें लोकेशन खोजने ढूंढने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किन किन राज्य के 12 शहरों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल राज्य के शहरों में ये निर्माण होगा, है ना। तो सरकार पहले चरण में तो 11-12 औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाएगी, और भी स्मार्ट सिटी में उद्यमियों को कई नई सुविधाएं मिलेगी। अगले 3 सालों में ये काम पूरा होगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में, और किन किन राज्यों में ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनेगी, किन किन शहरों में, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और चलिए अगली खबर देखिए। किसान भाई लोगों के MSP से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है कि MSP को कानूनी मान्यता देने पर विचार की सिफारिश की है। बढ़ते कृषि संकट पर सुप्रीम कोर्ट की समिति भी चिंतित है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब तो केंद्र सरकार को भी ये निर्देश दिया कि किसानों की MSP पर गारंटी वगैरह को लेकर कुछ कानून बनाए, या किसान भाई लोगों के फायदे के लिए, भले के लिए सरकार कुछ प्रयास करे, अच्छे कदम उठाए। आपको पता होगा किसान भाई लोग काफी दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी भी किसानों की ये मांगे हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया है, मैंने आपको अपडेट बताए थे DLS न्यूज पर पहले भी। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सरकार किसान भाई लोगों के लिए हो सकता है कुछ मांगे माने। फिलहाल देखिए, इनकम टैक्स को लेकर अपडेट आ रहा। ITR रिटर्न भरने के दौरान विदेशी आय और संपत्ति की भी सावधानी पूर्वक समीक्षा करने की जरूरत है। आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं को एक बार फिर से ये सलाह दी गई। मतलब अगर आप ITR रिटर्न भर रहे हैं, तो अगर आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, या तो फॉरेन के बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो भी आपको यहाँ इंडिया में अपना ITR रिटर्न दाखिल करते दौरान ये प्रॉपर्टी की डिटेल भी देनी होगी। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की तरफ से सभी टैक्स पेयर को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद का विंटर सेशन आज से शुरू होने जा रहा। अडानी मामले पर भी हंगामा होने के आसार हैं, और इस शीतकालीन सत्र में कुल 19 बैठकें होगी। वक्फ बिल संशोधन समेत 16 विधेयक इस लिस्ट में शामिल होंगे। देश की 18वीं लोकसभा का ये तीसरा शीतकालीन सत्र आज 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले भी कल रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई। तो देखते हैं आज एक तो शीतकालीन सत्र के दौरान अडानी मामले पर भी हंगामा हो सकता है। वैसे गौतम अडानी केस पर एक और खबर आ रही कि अडानी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई, और अमेरिका की ओर से जो हाल ही में आरोप लगाए गए उनके जांच की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसी अडानी को सीधे समन नहीं भेज सकती है, क्योंकि राजनीतिक चैनल के जरिए ही भेजा जा सकता है नोटिस। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब इस याचिका पर क्या फैसला आता है, अपडेट में आपको बता दूंगा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। मोटो वर्ष 2024 में रॉयल इनफील्ड गोन क्लासिक 350 भी लॉन्च हुई। बोबर स्टाइल वाली मोटरसाइकिल में आपको 350 सीसी का इंजन मिलेगा। शुरुआती कीमत इसकी 2,35,000 रुपए से शुरू है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। टेक्नो पॉप 9 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 6,500 रुपए। ये मीडियाटेक हीलियो G50 प्रोसेसर वाला भारत का पहला फोन होगा, जिसमें आपको 5000 mAh बैटरी भी मिलेगी। और इसके अलावा भी ओप्पो की तरफ से भी एक नया मॉडल लॉन्च किया AI फीचर से लेस ओप्पो फाइंड X8। इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ 6000 mAh तक बैटरी भी मिलेगी। हालांकि कीमत इसकी काफी महंगी है, 70,000 के लगभग। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। अब माता पिता की निगरानी में फिल्में देखेंगे बच्चे। CBFC की तरफ से फिल्मों को सर्टिफिकेशन देने के नियमों में ये बदलाव किया गया है, और एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ
फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से हाल ही में बच्चों के लिए फिल्म रेटिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि आजकल की फिल्मों में आपको पता होगा काफी ज्यादा ऐसे वैसे सीन होते हैं, बोल्ड सीन होते हैं। अब क्या बताऊं आपको, इतना तो आप भी समझदार हैं। तो उस तरह के 18+ वाले सीन को जब बच्चे देखते हैं ना, तो कहने की उनकी मेंटेलिटी खराब होती है। इसीलिए सीबीएफसी की ओर से अब UA कैटेगरी में 3 नई रेटिंग श्रेणियां जोड़ी गई हैं, और इस नए अपडेट के तहत UA7+, UA13+, UA16+ और A कैटेगरी में फिल्मों को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अलग अलग कैटेगरी होगी जिन फिल्मों को 7 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, या 13 साल के ऊपर के बच्चे, या 16 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं। इस तरह से उम्र के आधार